बंगाल चुनाव आज पूरा हो गया है और अब 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा। बंगाल के साथ ही इस बार आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी चुनाव हुआ। इन चारों राज्यों का चुनाव तो 6 अप्रैल को ही पूरा हो गया था, लेकिन बंगाल के साथ इनको भी 1 महीने तक वेट करना पड़ा है रिजल्ट आने का। और अब 2 मई को इन सब का एक साथ रिजल्ट आ जाएगा। टीवी चैनल्स अलग अलग अपना एग्जिट पोल बता रहे हैं, टीवी चैनलों की मर्जी है, जहां चाहे जिसको जिता दे। लेकिन आज हम भी आपको बताने जा रहे हैं कि मिल्लत टाइम्स का इस बारे में क्या सर्वे है। हम खुद जब ग्राउंड पर गए थे तो हमने क्या देखा और किन राज्यों में किन की सरकार बन सकती है, क्या ज़राए है, लोगों के क्या ख्यालात आ रहे हैं। बंगाल की सबसे पहले बात करते हैं। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुआ है और पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को हुआ था और अब ये 29 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव है। 8वें मरहले का चुनाव हो रहा है जो मुकम्मल हो गया है और अब 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा। 8 मरहलों में जो बंगाल का चुनाव हुआ उसमें शुरू के 1-2 मरहलों में बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी की बढ़त रुक गई। बीजेपी ने इसी तरीके से रखवाया भी था कि जहां बीजेपी मजबूत थी वहां उसने पहले रखवा लिया और ताकि बाद में सब जगह से फुर्सत मिल करके काम करने का मौका मिले। बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी हुकूमत में है और इस बार तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी जीतने जा रही है। बीजेपी को पहले भी पता था कि हम बंगाल नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग बंगाल में यह थी कि हम दूसरे नंबर पर आ जाए और जो वोट है वो वोट या तो ममता बनर्जी को जाए या बीजेपी को जाए, बीच से लेफ्ट और कांग्रेस खत्म हो जाए और बीजेपी अपनी इस प्लानिंग में कामयाब रही है। बंगाल की सियासत पर हम कई सारे इंटरव्यूज आपको दिखा चुके हैं, कई सारे रिपोर्ट ला चुके हैं। ग्राउंड जीरो से भी हमने हकीकत को दिखाया है। बंगाल में 2 तबका है, एक बंगाली स्पीकिंग और एक नन बंगाली स्पीकिंग। जो नन बंगाली स्पीकिंग है वो ज़्यादातर बीजेपी के साथ रहे, लेकिन जो ओरिजिनल बंगाली है, जो बंगाली स्पीकिंग है, वो सब के सब ममता बनर्जी के साथ हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को वोट किया है। दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट भी इस बार एक तरफा तौर पर, मजमूई तौर पर ममता बनर्जी को ही गया है। लेफ्ट कांग्रेस को मुस्लिम वोट बहुत ही कम गया है और उन्हीं जगहों पर गया जैसे मालदा या मुर्शिदाबाद में कुछ विधानसभा की सीटों पर जहां ममता बनर्जी जहां कांग्रेस की जीत यकीनी है, वरना इस मरतबा मुसलमानों का वोट भी बंगाल में 2 तरफ नहीं गया है। तो इस माना कर ये बात यकीनी है कि ममता बनर्जी को 200 से ज़्यादा सीटें तो नहीं कह सकते, लेकिन 200 के करीब सीटें ज़रूर आ जाएंगी। बंगाल में सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों पर जीतना ज़रूरी है। बीजेपी की प्लानिंग यह थी कि इस बार हम दूसरे नंबर पर आ जाए ताकि बीच से लेफ्ट कांग्रेस खत्म हो जाए और आइंदा मरतबा सरकार बनाने में हमें आसानी हो। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की भी प्लानिंग यही थी। ममता बनर्जी की कोशिश भी रहती है कि हमारी लड़ाई डायरेक्ट बीजेपी से रहे, कांग्रेस और लेफ्ट से न रहे, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए बीजेपी से लड़ना आसान है, लेफ्ट और कांग्रेस से लड़ना मुश्किल है, क्योंकि जो वोट बैंक है वही वोट बैंक लेफ्ट और कांग्रेस का भी है और वही वोट बैंक ममता बनर्जी का भी है। खुद ममता बनर्जी जो सरकार में आई है तो उन्हीं वोटों की वजह से जो कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ थे उधर से टूट करके ममता बनर्जी की तरफ आए हैं। अब बीजेपी ने इन सब वोट बैंक में थोड़ा सा सेंध लगाया है और अपने अच्छी खासी बढ़त बनाई है, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है, जो साफ लफ्ज़ों में अगर कहें तो बंगाल में बीजेपी को 60 से 70 सीटें आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। टीवी चैनल वाले जो भी कुछ दिखाते हैं, ममता बनर्जी की सीटें जो है 180 के करीब आएंगी और सरकार इजीली ममता बनर्जी की बन जाएगी। तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनेगी ममता बनर्जी। और अब आइए बात करते हैं आसाम की। आसाम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। आसाम में पिछले 5 साल से बीजेपी की हुकूमत है, उससे पहले 15 सालों तक कांग्रेस की आसाम में हुकूमत थी। पिछले साल यानी पिछले मरतबा 2016 में जब बीजेपी की आसाम में सरकार बनी तो कांग्रेस की गलती की वजह से बनी थी। अगर कांग्रेस वो गलती ना करती तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। इस मरतबा कांग्रेस ने आसाम में वो गलती नहीं की, इसलिए आसाम में इस बार दोबारा बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी और कांग्रेस AIUDF की सरकार बनने जा रही है। थोड़ा सा तफसील से आपको हम बता देते हैं। कांग्रेस आसाम को अब 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, अपर आसाम, लोअर आसाम और मिडिल आसाम। अपर आसाम में पिछले मरतबा बीजेपी को ज़्यादा जीत मिली, लेकिन लोअर आसाम में और मिडिल आसाम में AIUDF और कांग्रेस के दरमियान अलायंस नहीं था, दोनों का वोट बैंक एक था। तो वोट तकसीम हुआ और उसकी बुनियाद पर बीजेपी 20-25 सीटों पर 500-1000 के फ़र्क के साथ जीत गई। इस मरतबा कांग्रेस ने एक अच्छा फैसला ये किया कि AIUDF के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। हालांकि इस अलायंस में कुर्बानी दी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने। मौलाना
बदरुद्दीन अजमल की वाहिद सिंगल पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, और जो मुसलमानों को लीड करती है कि उनके पास सबसे ज़्यादा एमएलएज होते हैं। 18 एमएलएज वो जीत चुके हैं, 13 एमएलएज पर वो जीत चुके हैं, 14 एमएलएज अभी उनके पास थे, और इतने ज़्यादा मुस्लिम एमएलएज हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी के पास नहीं है। ना तो केरला में मुस्लिम लीग के पास है, ना AIMIM के पास है, ना किसी और पार्टी के पास है। लेकिन इसके बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी बीजेपी को रोकने के लिए, और उन्होंने कांग्रेस से 14 सीटों के मिलने पर इत्तेफाक कर लिया। उन्होंने 31 सीटों की मांग की थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने कहा 14 सीटें लीजिए, और बात बिगड़ने वाली थी। मौलाना ने कुर्बानी दी और 14 सीटों पर मंजूर कर लिया, और 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई उनके यहाँ। 19 सीटों पर कुल उनके उम्मीदवार खड़े थे, बकिया सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो अंदाजा यही है कि कांग्रेस और UDF के अच्छे खास नुमाइंदे जीत जाएंगे और बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी के नंबर्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं। पिछली मरतबा 2016 में क्या हुआ था कि महंतो बिस्वा शर्मा असम की सियासत में एक बड़ा नाम है, वो कांग्रेस में थे और पिछले 15 सालों से कांग्रेस में थे, मिनिस्टर थे, कदावर लीडर थे। और तरुण गोगोई अब जहानी हो गए, इंतकाल हो गया है। तरुण गोगोई के बाद महंतो बिस्वा शर्मा खुद को चीफ मिनिस्टर के दावेदार समझ रहे थे, लेकिन तरुण गोगोई ने अपनी जिंदगी में ही महंतो बिस्वा शर्मा को दबाना शुरू कर दिया और अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। महंतो बिस्वा शर्मा को लगा कि हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, या हमें वो मकाम नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। महंतो बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से बगावत कर दी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी की तरफ से कुछ ऑफर भी हुआ होगा, या हो सकता है CBI और कई तरह की इंक्वायरी की धमकी भी मिली होगी, क्योंकि महंतो बिस्वा शर्मा कई सारी अहम मिनिस्ट्री पर काबिज थे आसाम में, और बीजेपी हुकूमत में भी अहम मिनिस्ट्री पर काबिज रहे वो। तो जब वो बीजेपी की तरफ गए तो अच्छे खासे कांग्रेसी रहनुमाओं को, लीडरों को, MLA को, विधायकों को उन्होंने कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में मिला लिया, और यही वजह बनी बीजेपी की जीत की। इस मरतबा जब AIUDF का अलायंस हो गया तो वोट का बिखराव नहीं हुआ है, और इसलिए कांग्रेस AIUDF की सरकार बनने जा रही है, बात बिल्कुल यकीनी है। किस तरह, अब हमको आंकड़े बता देते हैं। आसाम में 3 इलाके माने जाते हैं। पहला अपर आसाम में 40 सीटें हैं, अपर आसाम की 47 सीटें अपर आसाम में हैं, यानी 47 सीटों पर पहले मरहले में चुनाव हुआ था। वैसे कहा जाए तो अपर आसाम में 40 सीटें, तो उन 40 से 47 सीटों में से अगर 47 सीट पर पहले मरहले में चुनाव हुआ तो उसकी हम बात करें तो बीजेपी को 32 सीटों पर अपर आसाम में जीत मिल रही है। लेकिन बकिया सीटें जो 32 के अलावा है वो सारे के सारे कांग्रेस, AIUDF और जो अलायंस है उनके खाते में जा रही है। उसके बाद मिडिल आसाम की हम बात करते हैं। मिडिल आसाम में कुल 39 सीटें हैं। मिडिल आसाम की 39 सीटों में बीजेपी को 12 सीटों पर ही सिर्फ जीत मिलेगी। बकिया जो सीटें हैं 26 या 27 कह लीजिए, उन पर AIUDF और कांग्रेस को जीत मिलेगी। और जो तीसरा है लोअर आसाम, जिसमें ब्रह्मपुत्रा नदी का पूरा एरिया शामिल है, जिसमें डुबरी आ जाता है, बारपेट आ जाता है, यहाँ 40 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 40 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस AIUDF को तकरीबन 34 से 35 सीटों पर जीत मिलने की पूरी उम्मीद है, और बीजेपी को यहाँ सिर्फ 5 सीटों पर इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो बीजेपी के नंबर ही पूरे नहीं हो रहे, और बीजेपी को भी ये बात मालूम है कि हमारे नंबर वहाँ पूरे नहीं हो रहे। इसलिए आसाम में बीजेपी का जो सरकार बनाने का प्लान है वो कांग्रेस और AIUDF के मेंबर्स को तोड़ करके, इसलिए कांग्रेस और AIUDF के सारे मेंबरों को जयपुर के एक रिजोर्ट में भी लाकर ठहरा दिया गया था, लेकिन कोविड की वजह से दोबारा उन्हें उनके घर वापस लौटा दिया गया है। तो अगर आसाम में बीजेपी के बिल्कुल नंबर पूरे नहीं हो रहे और सरकार बनेगी कांग्रेस AIUDF को कुछ अहम मिनिस्ट्री मिल सकती है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो वहाँ नहीं जाएंगे, हमने इंटरव्यू में उनसे पूछा था, लेकिन उनके भाई सिराजुद्दीन अजमल साहब हो सकते हैं कि कोई मिनिस्ट्री उनको मिल जाए, कुछ और लोग उसमें शामिल होंगे, तो ये सरकार बनना था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस AIUDF को बहुत एक्टिव और फाल रहना पड़ेगा, वरना बीजेपी अपना गेम वहाँ खेल सकती है। कांग्रेस के 6-7 MLA को तोड़ सकती है, AIUDF के भी 2 MLA को तोड़ सकती है। वैसे कल मेरे एक लीडर से बात हो रही थी कांग्रेस के, तो उनका कहना है कि इस बार बीजेपी के ही 10 MLA कॉन्टेक्ट में हैं और वो उधर से इधर आएंगे। वैसे कांग्रेस ने अभी तक ऐसा किया नहीं है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक की मिसाल हमारे सामने है। आसाम में ऐसा नामुमकिन कैसे हो सकता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तीसरी रियासत जहां चुनाव हुआ है वो है केरला। केरला में इस वक्त LDF की हुकूमत है। LDF मतलब वो लेफ्ट का एक अलायंस है, लेफ्ट पार्टियों का LDF की सरकार है। लेकिन इस मरतबा जो केरला में सरकार बनने जा रही है वो UDF क्या, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो भी लेफ्ट पार्टियां हैं और कांग्रेस के साथ इनका अलायंस है। केरला में उम्मूमन ये होता है कि 5 साल
डीएलएफ की सरकार रहती है और 5 साल यूडीएफ की सरकार रहती है। अभी 5 साल से वहाँ डीएलएफ की सरकार थी और अब जो 5 साल आने वाला है यहाँ यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस का अलायंस। इसलिए राहुल गांधी ने भी केरला पर खुसूसी तवज्जो दी। केरला में विधानसभा की कुल 144 सीटें हैं। मुस्लिम लीग भी इस अलायंस का हिस्सा बन सकती है क्योंकि उनका जो वोट है मुस्लिम बैक का वो अपनी जगह महफूज है। एसडीपीआई ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों को विधानसभा में खड़ा किया था, लेकिन एसडीपीआई की जीत फिलहाल मुश्किल नजर आ रही। हो सकता है एक सीट निकल जाए, लेकिन ऐसे आसार केरला में नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा एसडीपीआई ने मल्लापुरम के लोकसभा चुनाव में भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। मल्लापुरम लोकसभा सीट है केरला में और वहाँ ज़िमनी चुनाव हुआ। वहाँ एसडीपीआई के डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ जाकर चुनाव लड़े थे। उनके बारे में लोगों का कहना है जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा वोट ले आएंगे और इतना वोट लाएंगे कि एक अच्छी खासी इमेज बन सकती है एसडीपीआई की। चौथी रियासत जहां चुनाव हुआ है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और वहां जो इस वक्त हुकूमत है पिछले 5 सालों से वो AIADMK की, और अब जो सरकार वहां बनने जा रही है जिसके बारे में रिपोर्ट आ रही है वो है DMK और कांग्रेस अलायंस की। AIADMK जो पार्टी है ये जयललिता वाली पार्टी है और DMK जो पार्टी है वो एक अलायंस है जिसमें स्टालिन है और कई सारे लोग हैं। कांग्रेस भी इस अलायंस का हिस्सा है। बीजेपी को भी 2-3 सीटें वहाँ मिली है AIADMK वाले अलायंस में। बीजेपी का उधर रुझान है। बहरहाल तो वहाँ इस मरतबा भी सरकार बदलने के चांसेस है तमिलनाडु में। और चौथी रियासत पुडुचेरी है, वहाँ क्या होगा वो 2 मई को ही पता चलेगा। तो ये 5 रियासतों का एग्जिट पोल है कि कहाँ किसकी सरकार बन सकती है, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हाँ, एक और बात हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे, उनका क्या होगा। तो इस मरतबा तो बंगाल से असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। 6-7 उम्मीदवारों को ओवैसी साहब ने उतारा था मुर्शिदाबाद के इलाके में, लेकिन बिल्कुल भी उनके उम्मीदवारों को एक भी सीट पर जीत नहीं मिलेगी, बल्कि अक्सर जगहों पर ओवैसी साहब के उम्मीदवारों की इस बार जमानत जब्त हो सकती है। वैसे भी ओवैसी साहब मैदान में नहीं आए थे खुल करके, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया था तो फंस गए थे, इसलिए उन्होंने आखिर में जाकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया। हो सकता है मेहनत करें तो अगली मरतबा उन्हें कुछ कामयाबी मिल सकती है। बंगाल में एक और पार्टी आई थी अब्बास सिद्दीकी की। अब्बास सिद्दीकी को भी कहीं जीत नहीं मिलने वाली है। सिर्फ एक सीट है भौड़ की, वहाँ उनके भाई नौशाद सिद्दीकी खड़े हैं। वहाँ हो सकते हैं वहाँ हो सकता है दूसरे नंबर पर नौशाद सिद्दीकी आ जाए, बकिया कहीं भी जीत के इम्कानात नहीं हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।